गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमने वेडनेसडे की वीडियो के अंदर पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र के दो रूप होते हैं। मैंने ये बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक, और उनको लिखना कैसे है उसके बारे में बताया था। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपने लास्ट अपनी क्लास में भी किया होगा। अपठित का अर्थ क्या होता है? अ प्लस पठित। अ का अर्थ होता है कि नहीं, न, और पठित का मतलब हुआ है पढ़ा हुआ। जिसे पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। जिसे हमने पहले कभी ना पढ़ा हो, एकदम से हमारे सामने वो स्टैंजा आ जाए, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स हमने देख के लिखने हैं, उसी को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। लेकिन इनको भी करने के लिए कुछ जो ध्यान योग्य रखने बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो स्टैंजा दिया गया है, चाहे आपके पेपर के अंदर आया है या आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करने के लिए दे दिया गया है, या आपकी बुक में भी 3-4 स्टैंजा ऐसे हैं जो कि हल नहीं किए गए, जिनका साथ में सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो अगर आप उसको सॉल्व करें तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने पूरे गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना है। पूरे गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके आशय को समझना है, उसके अर्थ को समझना है कि जो ये गद्यांश दिया गया है इसके पूरे का अर्थ क्या है। सेकंड उसमें है कि ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, नीचे साथ में प्रश्न भी दिए होते हैं। जैसे हम स्टैंजा पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया। तीसरी बार भी पढ़ते पढ़ते कई बार तो ऐसे होता है कि पहली बार में पढ़ते सामने ही क्वेश्चंस के आंसर पड़े होते हैं, और कई बार दूसरी बार हमें वो आंसर समझ आता है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। तो साथ साथ उन आंसर्स को अंडरलाइन करते जाएं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इस तरीके से उनको रेखांकित करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, ताकि बाद में हमें दोबारा उस पर वर्क ना करना पड़े। हमने पढ़ा और उसको एज इट इज फिर हम आंसर लिख देंगे, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तीसरा है कि प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर ही हल करें। कहने का अर्थ है कि अगर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनके जो उत्तर हैं, थर्ड पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर ही हल करें। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल रहे हैं, तो आपने उन्हीं उत्तरों को ही लिखना है। उन्हीं उत्तरों को ही लिखना है जो गद्यांश के अंदर है, गद्यांश के आधार पर ही लिखने हैं। चौथा पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार ना दें। ये उसी का ही पॉइंट हो गया, थर्ड जैसा ही, कि गद्यांश के आधार पर दें, अपने ज्ञान के आधार पर ना दें कि इसका आंसर ये आना चाहिए और फटाफट से लिख दिया। नहीं, जो आपके गद्यांश में इसका आंसर दिया हुआ है थोड़ा बहुत मिलता जुलता, उसको आप उसमें लिखें, ना ही अपने ज्ञान की दृष्टि से और ना ही अपने दृष्टि के अनुसार, ना ही अपने ज्ञान के आधार पर, सिर्फ गद्यांश के आधार पर आपने आंसर देना है। उसके बाद है कि उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो। उत्तर पूरे स्पष्ट होने चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका ये आंसर है, और सरल भाषा में लिखें। उसको खुद से मोल्ड नहीं करना है कि लैंग्वेज उसकी टफ कर देनी है, नहीं, सरल भाषा में आंसर देना है और संक्षिप्त होना चाहिए। आंसर जितना छोटा, स्पष्ट और सरल होगा उतनी जल्दी समझ आएगा और आपके लिए लिखना भी ईजी होगा। शीर्षक का चुनाव सबसे मेन जो पॉइंट है अपठित गद्यांश के अंदर क्या है कि उसमें शीर्षक पूछा जाता है। कुछ एक बच्चों को तो शीर्षक का मतलब ही पता नहीं होता, वो क्या करेंगे, एज इट इज पूरी की पूरी लाइन लिख के चले जाएंगे, जो कि गलत है। आपने शीर्षक होता है कि पूरा जो स्टैंजा है वो किस एक शब्द के ऊपर घूम रहा है। जैसे कि हमारे पास इसमें आपका जो दिया हुआ है कि चांद के ऊपर दे दिया,
एक चांद का पहरा ले लिया। जो बात जितनी भी की है कि चांद घटता है, बढ़ता है, पूर्णमासी पे पूरा हो जाता है, अमावस्या पे खत्म हो जाता है, अंधेरी रात हो जाती है, इसके बारे में अगर आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो जो इसका शीर्षक होगा तो वो चंद्रमा होगा। तो कहने का अर्थ कि जितनी भी बातें हैं वो सारी उसी चंद्रमा से रिलेटेड की गई है। अगर पहिए की बात चल रही है, पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहले लोग पैदल जाते थे, अब वो पहिए के आविष्कार होने पर वो गाड़ियां बन गई, तो इस तरीके से वो आगे आगे जितना भी स्टैंजा दिया है, सारी बातें किससे रिलेटेड है? पहिए से। तो हम उसका जो शीर्षक लिखेंगे पहिए का आविष्कार, कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तब उसके बाद ये चेंजेस आए। ये नहीं लिखेंगे कि पूरी लाइन्स लिख दे, नहीं। शीर्षक का क्या होता है कि शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो। पूरे गद्यांश में शीर्षक का बार 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 नाम आए, उसके बारे में बात की जाए, वही शीर्षक होता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान खास रखना चाहिए शीर्षक लिखते समय। कई बार बड़े बच्चे भी हमसे ये पूछ लेते हैं कि शीर्षक क्या होता है। तो शीर्षक का अर्थ यही होता है कि पूरा स्टैंजा उसके आसपास घूमता है, तो उसी को हम शीर्षक कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। और आप बच्चों ने क्या करना है, इसमें भी आपके 3-4 स्टैंजा दिए गए हैं, मैं एक पढ़ के भी बता देती हूँ। तो आपने खुद से ये करने हैं, अपना टाइम भी पास हो जाएगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगी, और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको वो भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप बच्चों ने अच्छे से इन गद्यांश को, अपठित गद्यांश को करना है। और जो आपकी वीडियो, यूट्यूब की वीडियो भी साथ में एक अटैच कर दूंगी, उनके साथ भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि अपठित गद्यांश को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें है बच्चे, सबसे पहले एक गांव में 4 मित्र रहते थे। बचपन से ही वो साथ खेलते, घूमते फिरने जाते थे, कि बचपन से ही वो इकट्ठे खेलना, घूमना फिरना उनका होता था। 3 मित्रों ने बहुत से ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। चौथा मित्र निर्धन होने के कारण अध्ययन नहीं कर सका। निर्धन का मतलब गरीब होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सका। 3 मित्र बहुत पढ़े लिखे अवश्य थे, किंतु बुद्धि से काम लेना नहीं जानते थे। जबकि चौथा मित्र पढ़ा लिखा ना होते हुए भी बुद्धिमान था। जरूरी नहीं होता कि जो बच्चा पढ़ लिख गया है वो बुद्धिमान होगा, नहीं। कई बार उस बच्चे के पास वो वातावरण नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, उस बच्चे के पास उतना नहीं है कि वो कर सके, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज होता है, वो थोड़े में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो हर बात को सोचकर ही कोई काम करता था। पढ़े लिखे मित्रों ने नगर जाकर धन कमाने का निश्चय किया कि हम नगर में जाकर धन कमाएंगे। उन्होंने अपने अनपढ़ मित्र को भी साथ ले लिया। नगर का जो मार्ग एक घने वन से होकर जाता था, जहाँ जंगल घना पड़ता था, वहां से जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने एक स्थान पर किसी मरे हुए पशु की हड्डियां देखी। अब जो तीनों पढ़े लिखे बच्चों को अपनी अपनी विद्या को परख करने की बात सूझी। जो पढ़े लिखे थे वो वैसे ही ज्यादा बनते हैं कि हमें सब कुछ पता है। एक मित्र बोला, यहाँ कोई पशु मरा है, ये उसी की हड्डियों का ढेर है। यदि हम इस पशु को पुनः जीवित कर दें तभी लोग समझेंगे कि हमारी विद्या किस काम की है। तो अब इसके जो स्टैंजा दिया गया है, इसके आगे प्रश्न दिए गए हैं। विद्यालय कैसे बना? सबसे पहला क्वेश्चन है विद्या प्लस लय, ख है विद्या प्लस आल्य, ग है विद्या प्लस अल्य, घ है विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो इसमें है इसमें कौन सा है? विद्या प्लस आल्य। विद्यालय कैसे बना है, इसका ख पार्ट आएगा विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य दोनों य को आ और उधर से आ। सेकंड क्वेश्चन है पुनः का क्या अर्थ है? पुनः का अर्थ इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, और, लेकिन, फिर से, फिर भी, फिर से, उसको हम पुनः का अर्थ मानेंगे। बुद्धि से बुद्धिमान बनता है, और किस शब्द में मान लगेगा? गतिमान। हड्डियों का ढेर देकर उन्होंने क्या सोचा?
बुद्धि से बुद्धिमान बनता है और किस शब्द में मान लगेगा? इज्जतमान जुड़ता नहीं है, लेकिन इसको अलग से लिखा जा सकता है। बलवान होता है, मान नहीं होता। गौरववान होता है, गौरवमान नहीं होता। तो क्या रह गया? गति, गतिमान। फोर्थ क्वेश्चन है, हड्डियों का ढेर देखकर उन्होंने क्या सोचा? उन्हें इकट्ठा करें, पशु को जीवित करें, पशु का पता लगाएं, फिर विद्या सीखें। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ख पार्ट इसका, पशु को जीवित करें। जीवित का पर्याय क्या है? जीवित का पर्याय, जीवित का पर्याय जिंदगी, जिंदा, मृत, जीवंत। जीवित करना उसे जीवंत हो जाएगा। जिंदगी देना हो सकता है। सिक्स्थ है की का उपवाक्य किस शब्द के बाद नहीं आता? इसका ये है सोचना। इसका जो घ पार्ट है सोचना, उसके साथ आ जाएगा की। इसके साथ बताना की, बनाना की, पूछना की, सोचना के बाद नहीं आता उपवाक्य, तो इसे हम की फोर्थ ख ग पार्ट के साथ लगाएंगे। बाकी बच्चे आप अपने आप से कर लेना, खुद से करोगे और आंसर्स ढूंढना, ताकि आपको कुछ और क्वेरीज हो तो हम लाइव क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश से उत्तर कैसे छांटे जाएं, कैसे लिखे जाएं, ये समझेंगे। तो पहले जानते हैं वे बातें कौन सी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अपठित का अर्थ है अजमा पठित, अर्थात ऐसा अंश जो पहले न पढ़ा गया हो। पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका आशय समझें। बच्चों, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मूल भाव क्या है, कि मूल रूप से कौन सी बात, मुख्य रूप से कौन सी बात इसमें कही जा रही है। ध्यान से पढ़ने के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, उन्हें रेखांकित करते जाएं, यानी उन्हें अंडरलाइन करते जाएं। प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर हल करें। बच्चों, लेखक ने गद्यांश में जो लिखा है उसी के आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो उसी आधार पर हल करने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर या अपनी दृष्टि के अनुसार न दें, लेखक की दृष्टि के अनुसार उत्तर दें। बच्चों, ऐसा कई बार होता है, मैं एक टीचर हूं तो मैं ये देखती हूँ बच्चे कई बार आंसर लिखते हैं अपठित गद्यांश में, तो वो कई बार अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, अपनी जनरल नॉलेज के आधार पर कुछ लिख देते हैं ऐसा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लिखना। आपने जो गद्यांश में जो लेखक कह रहा है, जो लेखक की नजर के अनुसार, लेखक की दृष्टि के अनुसार जो लिखा हुआ है, आपने उसी के आधार पर उसी तरह से उत्तर देने हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर स्पष्ट तथा संक्षिप्त हो तथा सरल भाषा में लिखें। पूजा, हाय हाय, बोल ना। तेरी वो जो फेवरेट ऑनलाइन सेल थी ना, हाँ, वो आज खत्म हो गई। बच्चों, उत्तर बहुत बड़े बड़े ना लिखें, संक्षेप में लिखें, छोटे रूप में लिखें और सरल भाषा, आम बोलचाल की भाषा में लिखें। बहुत उसे मुश्किल भाषा में ना लिखें, क्लिष्ट भाषा में ना लिखें। अंतिम पॉइंट है, शीर्षक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो, न कि केवल कुछ पंक्तियों से संबंधित हो। बच्चों, कई बार बच्चे इस बात का ध्यान नहीं करते, जब शीर्षक पूछा जाता है तो वे कुछ ही पंक्तियों से संबंधित होता है, वो शीर्षक लिख देते हैं। शीर्षक वो होना चाहिए जो पूरे गद्यांश के निचोड़ को बता रहा है। जैसे आप जब पाठ पढ़ते हो कोई गद्य में, तो जो आप पाठ का शीर्षक देखते हो तो पूरा जो कहानी है वो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास घूमती है। उसी तरह से आपका शीर्षक ऐसा हो जो पूरा गद्यांश जो है वो उससे संबंधित हो पूरा। तो बच्चों, आइए नमूने के तौर पर एक गद्यांश पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ एक गद्यांश, फिर उसके प्रश्न बोलूंगी। तो आइए शुरू करें। चांद हर रात आकाश में चमकता है, किंतु हर रात वह पूरा गोल नहीं उगता। पहली रात को उसकी केवल एक ही कला दिखाई देती है,
जैसे खरबूजे की एक पतली सी फांक हो। दूसरी रात को चांद की 2 कलाएं उगती हैं, तीसरी रात को 3, चौथी रात को 4, पांचवी को 5 और छठी रात को 6 कलाएं। इस तरह हर रात तो उसकी एक एक कला बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सज धज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चांद कहते हैं। ठीक यही दशा हमारी बुद्धि की है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है। अतः जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है। बच्चों, मस्तिष्क का अर्थ है दिमाग। जन्म के समय जैसे शिशु के हाथ नन्हे नन्हे, पांव नन्हे नन्हे और उसका शरीर नन्हा सा होता है, ठीक उसी हिसाब से उसका मस्तिष्क भी छोटे से छोटा, केवल 350 ग्राम वजन का होता है। जिस तरह जन्म के समय बालक के हाथ में अधिक शक्ति नहीं होती है और न ही उसके सारे शरीर में पूरी ताकत होती है, उसी तरह उस समय उसके छोटे से मस्तिष्क में बुद्धि भी छोटी सी होती है। तब अपनी छोटी सी बुद्धि से वह केवल 2 बातें सोच सकता है। पहला, अब मुझे भूख लगी है, अतः अब मुझे रोना चाहिए। दूसरा, अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः मुझे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। इनके अतिरिक्त वह अपनी बुद्धि से और कुछ नहीं सोच सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार 16 साल में उसकी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। बच्चों, इसके प्रश्न है। पहला प्रश्न, चांद की तुलना किससे व क्यों की गई है? ये 2 अंक का मैंने लिखा है। बच्चों, सीबीएसई ने अभी इस वर्ष से यानी कि सत्र 2018-19 से 9 नंबर का यानी कि 9 अंक का अपठित गद्यांश कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर 9th और 10th क्लासेस में ये 9 अंक का कर दिया गया है। इसलिए मैंने इस अपनी वीडियो में इसे 9 अंक का ही डाला है। दूसरा प्रश्न है, पूनम का चांद किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न 2 अंक का है। तीसरा प्रश्न, बुद्धि का घर कौन सा है तथा उसकी क्या विशेषता है? 2 अंक। अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु कौन सी बातें सोच सकता है? 2 अंक। अंतिम प्रश्न, जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार कितना होता है? 1 अंक। बच्चों, आपने अपठित गद्यांश सुना, आपने प्रश्न भी सुने। इस वीडियो को यहीं थोड़ी देर के लिए विराम दें, थोड़ी देर के लिए रोक दें और स्वयं वीडियो को पीछे ले जाकर पॉज करें और प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने की कोशिश करें। स्वयं लिखें इसको, और जब आप लिख लें तो वीडियो को दोबारा से जो आपने पॉज किया हुआ था वहां पर क्लिक करें, उसे ऑन करें पूरा, और उसके उत्तर सुन लें जो मैंने अगली स्लाइड में लिखे हैं। पहला प्रश्न था, चांद की तुलना किससे व क्यों की गई है? उत्तर होगा, चांद की तुलना हमारी बुद्धि से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बुद्धि का विकास उम्र के साथ साथ होता है, उसी प्रकार चांद की कलाएं भी हर रात के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। 16 साल में हमारी बुद्धि 16वीं के पूरे चांद की तरह पूर्ण हो जाती है। बच्चों, 2 अंक का प्रश्न है, इसलिए 2-3 लाइनें आप लिख सकते हैं। इससे ज्यादा उत्तर नहीं देंगे आप। अगला प्रश्न नंबर 2 था, पूनम का चांद किसे कहते हैं? उत्तर होगा, 16वीं रात को 16 कला पूर्ण गोल चांद अपनी पूरी सज धज से आकाश में उदय होता है। इसे पूर्णमासी या पूनम का चांद कहते हैं। तीसरा प्रश्न था, बुद्धि का घर कौन सा है तथा उसकी क्या विशेषता है? तो उत्तर होगा, हमारी बुद्धि का घर हमारा मस्तिष्क है।
इसकी यह विशेषता है कि जितना बड़ा किसी का मस्तिष्क होता है, प्रायः उतनी ही बड़ी उसकी बुद्धि होती है। चौथा प्रश्न था, जन्म के समय शिशु कौन सी बातें सोच सकता है? उत्तर होगा, जन्म के समय शिशु केवल 2 बातें सोच सकता है। पहला, अब मुझे भूख लगी है, अतः अब मुझे रोना चाहिए। दूसरा, अब मुझे सर्दी लग रही है या दर्द है, अतः अब मुझे जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। अंतिम 5वां प्रश्न था, जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार कितना होता है? उत्तर, जन्म के समय शिशु के दिमाग का भार केवल 350 ग्राम होता है। बच्चों, उम्मीद है आपके सारे उत्तर सही होंगे। अगर सही नहीं है, कहीं गलती है तो उसे सुधार लें। और इसी तरह जैसे मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं अपठित गद्यांश को हल करने के, उन्हें दिमाग में रखें और दोबारा नहीं तो वीडियो पीछे कर लें और उसे दोबारा देखें, पॉज करें, अच्छी तरह उसको वीडियो को रोकें, उसे नोट डाउन करें और अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें, समझ लें कि कैसे हल करना है।